वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ आईओसी। तो पिछले क्लास में हम लोग लैंथेनॉइड्स के बारे में बात कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने वो डिस्कशन कर लिया था। तो लैंथेनॉइड्स इज ओवर। आज हम क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। तो बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है आईओसी के लिए। एनटीए में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग एनसीईआरटी से। फिर उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो एनसीईआरटी पढ़ना में ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ही है। बट क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं एफ ब्लॉक का एनसीईआरटी नहीं ले पाया था, तो अभी हम पहले थोड़ा 15-20 मिनट ये एनसीईआरटी में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक फॉर टुडे विच इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टॉपिक, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, नाउ सो लेट अस सी कि व्हाट इज दिस एनसीईआरटी सेइंग। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब डिस्कशन हो गया, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज विच इज लैंथेनॉइड्स, द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लैंथेनम, लैंथेनम के बाद, एंड द एक्टिनॉइड्स, दैट मीन्स द 14 एलिमेंट्स विच फॉलो एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स। बिकॉज लैंथेनम क्लोजली रिजेंबल्स लैंथेनॉइड्स, इस वजह से जब हम लैंथेनॉइड्स का डिस्कशन करते हैं, दैट इज वाई इट इज इंक्लूडेड इन एनी डिस्कशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स फॉर विच द सिंबल इज Ln। लैंथेनॉइड्स के लिए सिंबल क्या बता रहे, लैंथेनॉइड्स के लिए सिंबल बता रहे Ln। और जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन में वैसे एफ ब्लॉक में लैंथेनम नहीं, लैंथेनम डी ब्लॉक है, मगर जब हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं तो लैंथेनम सीरियम से लेके ल्यूटेटियम, दिस इज द सिंबल फॉर लैंथेनॉइड्स विच इज Ln। ठीक है, सिमिलरली डिस्कशन ऑफ एक्टिनॉइड्स इंक्लूड्स एक्टिनियम बिसाइड्स द 14 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सीरीज। उसी तरह एक्टिनॉइड्स में भी हम लोग क्या करते हैं, वी इंक्लूड एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, देन थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि लैंथेनॉइड्स रिजेंबल वन अनदर वेरी क्लोजली देन डू द मेंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। मतलब जितना डी ब्लॉक के मेंबर्स आपस में रिजेंबल नहीं करते, उससे ज्यादा ये लैंथेनॉइड्स आपस में रिजेंबल करते हैं। फिर हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट दे हैव गॉट ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +3। लैंथेनॉइड्स के लिए एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सा है, +3 है। And hence the chemistry provides an excellent opportunity to examine the effect of small changes in size and nuclear charge along the series otherwise similar elements। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है, they have got only one stable oxidation state। On the other hand, chemistry of actinoids is much more complicated। क्यों? Because arises partly owing to the first, actinoids show wide range of oxidation states। पहली चीज, actinoids जो है they show a wide range of oxidation states, समझे क्या, in their elements। and secondly because of the radioactivity, तो actinoids, lanthanoids जैसे they show, मैंने कल ही डिस्कशन किया है, lanthanoids Ln they show only limited oxidation states। मैंने कल रीजन बताया था, जनरली +3 कैसा होता है, स्टेबल होता है। Actinoids they show vast range of oxidation states। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्टिनॉइड्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन, देन 5f1214 6d012 7s2, इसमें द 5f 6d and 7s they are of similar energy, therefore electrons from 7s 6d and 5f participate in bonding, जिसकी वजह से
they show variable oxidation state leading to vast range of variable oxidation variable oxidation states. बात समझे? ठीक है. Now next we have the lanthanoids. तो लैंथेनॉइड्स के लिए सिंबल जनरली Ln यूज किया जाता है. ठीक है. और इनके बारे में हमने निमोनिक्स कैसे याद करने हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी. तो ये टेबल दिया गया, मतलब वही बता रहे कि टेबल 8.9 में दिया गया है सब कुछ. इसको गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना. वो सब कुछ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो, +2 का हो या +3 का हो. और ये सिंबल्स आई हैव टोल्ड यू ऑल द निमोनिक्स, वी हैव डिस्कस एवरीथिंग. ठीक है. अभी फटाफट देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें देखते हैं. तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, what is being said, it is noted that these elements have electronic configuration with 6s2. सबके पास 6s2 होता है कॉमन, with the variable occupancy of 4n. समझेगा? However, the electronic configuration of all the tri-positive ions, जितने भी M+3 हैं, that is the most stable oxidation state of all lanthanoids. लिखा हुआ है lanthanoids के लिए the most stable oxidation state is +3, are of the form 4Fn, मतलब 1 से 14 with increasing atomic number. करेंगे ना? मतलब लैंथेनॉइड्स के लिए जो M+3 आयन है, लैंथेनॉइड्स के लिए जो M+3 आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4F1 से 4F14 तक रहता है, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम. गेटिंग ना? विद नो एक्सेप्शन, बात समझेगा? राइट. और ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि M+3 आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो प्रॉपर 4F1 से 4F14 तक जाता है. ये तो एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो M+3 आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. सीरियम से देखो 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 10, 11, 12, 13, 14 M+3 आयन्स. समझेगा? तो ये प्रॉपर रेगुलर फिलिंग अप ऑफ 4F यहां से. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकाल सकते हैं? हमने एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा हुआ है, तो एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम लोग आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. राइट. नाउ एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, पहले हम लोग ये चार्ट देख लेते हैं. ये मैंने ऑलरेडी कल बताया था कि किस तरह से आयनिक साइज का वेरिएशन होता है. और आयनिक साइज के वेरिएशन में हम लोग जनरली क्या कंसिडर करते हैं? हम लोग कंसिडर करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. करेंगे ना? और तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है. द रीजन इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. मतलब इस डिक्रीज को क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है. फिर हमने अभी तक जो लेक्चर में पढ़ा था, हमने ये सब देखा था कि कुछ आयंस, स्पेशली 2 आयंस यूरोपियम और वाइटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. एंड +4 वाले कौन कौन से हैं? सीरियम +4 है और टर्बियम +4 है. ये सारी बातें मैंने बताई थी. सीरियम +4 और टर्बियम +4 एग्जिस्ट करते हैं. वाइटर्बियम +2 और यूरोपियम +2 भी एग्जिस्ट करते हैं. मगर +2 वाले फटाफट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं +3 में, इस वजह से दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. जबकि +4 वाले फटाफट से रिड्यूस होते हैं किसमें? +3 में. दैट इज व्हाई दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. ये बात मैंने बताई थी. मगर अगर तुमने कल ध्यान से ओपी टंडन को पढ़ा होगा तो उसमें कुछ और लिखा था. समैरियम एंड थ्यूलियम ये भी +2 में एग्जिस्ट करते हैं. तो इसको कैसे ध्यान रखा जाए? ये तो मैंने याद करा दिया कि यूरोपियम जो है +2 में एग्जिस्ट कर लेता है. समझे क्या? एंड वाइटर्बियम जो है +2 में एग्जिस्ट कर लेता है. यूरोपियम के साथ साथ उससे पहले वाला समैरियम भी उसके पीछे लग जाता है +2 में एग्जिस्ट करने के लिए. उसी तरह वाइटर्बियम के साथ साथ उससे पीछे वाला थ्यूलियम भी उसके पीछे लग जाता है +2 फॉर्म शो करने के लिए. समझे क्या? तो इस वजह से सिंपल तरीके से हम याद कर सकते हैं, जैसे ये ग्राफ में दिया गया, ये टेबल में दिया गया, यूरोपियम के साथ साथ उससे जो ठीक पहले वाला एलिमेंट है, उससे पहले जो ठीक पहले वाला मेंबर है, कौन सा? समैरियम, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है, मगर स्टेबल क्या होगा? +3 होगा. ठीक है. तो ये यूरोपियम हमें याद करना है, यूरोपियम और यूरोपियम से पहले समैरियम. फिर हमें क्या याद करना है? वाइटर्बियम जो कि +2 दिखाता है, और वाइटर्बियम से पहले क्या? थ्यूलियम भी +2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है. बात समझे क्या? राइट. उसी तरह +4 में वी हैव सीरियम एंड टर्बियम. अभी सीरियम के बाद क्या आता है? प्रासिरामियम आता है ना. तो प्रासिरामियम भी किसी भी तरह +4 स्टेट दिखा देता है, मगर वो स्टेबल नहीं होता है. +4 एनीवेज किस में जाता है? +3 में जाता है. समझे क्या? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट.
राइट। तो ये चीज ध्यान रखो कि +2 में जो हमने कल पढ़ा था यूरोपियम एंड व्हाइट टर्बियम, यूरोपियम से पहले वाला समारियम भी +2 में आ जाता है और व्हाइट टर्बियम से पहले वाला थ्यूलियम भी +2 में आ जाता है। उसी तरह से दिस थिंग सीरियम जो +4 में है, सीरियम और टर्बियम जो +4 होते हैं, सीरियम के साथ साथ प्लासिडामियम भी +4 स्टेट शो कर देता है, ठीक है। मगर मोस्ट स्टेबल क्या है, मोस्ट स्टेबल +3 ही रहेगा। इसको फटाफट रीड कर लेते हैं कि द ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, दैट इज द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ यूनिक फीचर ऑफ chemistry of lanthanoids, ठीक है। It has a far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series elements कि because of lanthanoid contraction third transition series elements में effect दिखाई देता है। The decrease in the atomic radii derived from the structures of metal is not quite regular as it is regular in M+3। हमने कल देखा था कि M+3 में लगातार डिक्रीज होता है मगर M में मेटल्स में उतना लगातार डिक्रीज नहीं होता है, समझेगा। और मैंने कल सीरीज भी लिखवाया था कि मेटल्स का साइज कैसे डिक्रीज होता है, समझेगा। दिस कॉन्ट्रैक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इज ऑफ कोर्स सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डिनरी ट्रांजिशन स्पीशीज एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सेम कॉज, दैट इज द इम्परफेक्ट शील्डिंग। इम्परफेक्ट शील्डिंग एफ ब्लॉक का ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ one electron by another in the same subshell. However, the shielding of one 4f electron by another is less than 1d electron by another with the increase of the nuclear charge along the series. Thus, there is fairly regular decrease in the sizes with increasing atomic number. समझे क्या? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा था ट्रांजिशन सीरीज में अक्रॉस द सीरीज जाते तो साइजेस पहले स्टार्टिंग में डिक्रीज होते हैं, फिर कैसे सिमिलर हो जाते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं। उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे ट्रांजिशन मेटल्स में डी ब्लॉक में साइजेस पहले स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहे थे, फिर बीच में सिमिलर हो गए थे, फिर लास्ट में जाके फिर से इंक्रीज हुए। एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है, एफ ब्लॉक में साइजेस लगातार क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि 4f का शील्डिंग जो है डी के शील्डिंग से भी खराब है। इस वजह से 4f में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हमेशा जो है Z ही जीत रहा है और लगातार क्या हो रहा है, लगातार साइज में डिक्रीज आ रहा है। इसमें बस ये बताया जा रहा है, समझेगा। बाकी रीजन तो मैंने तुम्हें पढ़ाई दिया है, राइट, जो हमने कल ओपी टंडन से पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट ओपी टंडन पढ़ना है। जो जो चीजें मैंने ओपी टंडन से पढ़ाई है वो तुम्हें स्किप नहीं करना है। मैंने ओपी टंडन इसलिए पढ़ाई क्योंकि वहां से वैसे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो तुम्हें ओपी टंडन पढ़ना है, ठीक है, राइट। नाउ द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये मैंने कल एग्जांपल लेके समझाया भी था। Which causes the radii of the members of the, because of lanthanide contraction, the radii of the members of the third transition series is very similar to those of the corresponding members of the second transition series. और ये हमने देख लिया, जैसे identical radius of zirconium and hafnium is a consequence of the lanthanide contraction on account of occurrence of together in nature and for difficulty phase in their separation। समझे क्या कि जो zirconium और hafnium है साइज सिमिलर होता है, which is a consequence of lanthanide contraction, account for their occurrence of together in nature and for difficulty in separation। मतलब क्या, zirconium and hafnium they have same size and they occur together, they have same size and they occur together in nature and their separation is difficult। इसकी तरह बाकी जितने भी पेयर्स है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, वो सब ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को एक बार रीड कर लेते हैं। जितनी भी चीजें हमने कल पढ़ी थी वो सारी चीजें हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इन लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम +2 and lanthanum +3 compounds of predominant species. However, +2 and +4 ions in solutions, occasionally +2 and +4 ions in solutions or in the solid state are also obtained. This irregularity arises mainly from the extra stability of the empty half filled or fully filled F subshell। मतलब क्या, +2 या +4 बीच में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, बीच बीच में +2 +4 क्यों आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ अटेनमेंट ऑफ 4f0 या 4f7 या 4f14। समझे क्या, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं, इस वजह से बीच बीच में कुछ कुछ मेंबर्स +2 या +4 भी शो कर देते हैं। गेटिंग ना,
इसी वजह से सीरियम +4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमने कल देखा था सीरियम +4 का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, सीरियम +4 का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है विच इज व्हाट, विच इज ज़ेनन। समझा क्या? बट जैसा मैंने बताया था सीरियम +4 तुरंत रिड्यूस हो जाएगा किसमें, सीरियम +3 में। इस वजह से सीरियम +4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द मोस्ट कॉमन +3 स्टेट, ठीक है। एंड ई नॉट वैल्यू ऑफ +4 से +3 सीरियम का डिनोट क्या करता है, 1.74 है। मतलब क्या, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, हाई है। हेंस इट कैन ऑक्सीडाइज व्हाट, वाटर। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, इस वजह से ये वाटर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सीरियम +4 सीरियम +3 में रिड्यूस हो जाएगा और ये वाटर को क्या कर देगा, ऑक्सीजन -2 है, वाटर क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, O2 में। समझेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि दैट इज व्हाई इट कैन ऑक्सीडाइज व्हाट, वाटर। हाउएवर द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड हेंस सीरियम 4 इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। सिमिलरली प्रासिडामियम, जैसे मैंने बताया प्रासिडामियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मगर सिर्फ और सिर्फ किसमें, ऑक्साइड्स में। उसी तरह यूरोपियम इज फॉर्म बाय लूजिंग 2s इलेक्ट्रॉन एंड 4f7 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। हाउएवर यूरोपियम +2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा हमने कल पढ़ा था, एंड इट चेंजेस टू +3 स्टेट। सिमिलरली वाइटर्बियम ऑल्सो शोज +2 क्योंकि F14 कॉन्फ़िगरेशन है एंड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। टर्बियम +4 हैज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 होता है एंड इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारी बातें मैं कल सिखा चुका हूं, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज मच लाइक यूरोपियम, शोइंग +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहे हैं कि लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट होते हैं, एंड द टार्निश रैपिडली इन एयर, ठीक है। द हार्डनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंपॉर्टेंट, इन सब में समैरियम बीइंग द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, समैरियम बीइंग द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। सबसे हार्ड क्या है, समैरियम है, समझे क्या, समैरियम बीइंग द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, स्टील हार्ड, हार्डेस्ट lanthanide is samarium, samarium which is Sn. This is what, hardest of all lanthanoids. Getting ना, जितने भी लैंथेनॉइड्स सबसे हार्ड क्या है, समारियम है, which is steel hard. इसी वजह से क्या कहा जा रहा है कि देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर इन द रेंज 1000 से 1200 केल्विन, मगर समैरियम का मेल्टिंग पॉइंट कहीं ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, समझे क्या, राइट। ऑल लैंथेनॉइड्स, ऑल लैंथेनॉइड्स, ऑल लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स हैव मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज 1000 से 1200 Kelvin, but melting point of samarium is how much, is 1623 Kelvin। मतलब samarium का क्या है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है among what, lanthanoids। इंपॉर्टेंट, करेंगे ना। तो samarium is hardest of all lanthanoids and samarium has maximum melting point among all lanthanoids। बात समझे, right? Then they have a typical metallic structure. They are good conductors of heat and electric current. Density and other properties change smoothly except for europium and ytterbium and occasionally for samarium and thulium। समझेगा। देन उसके बाद कलर की चीज आ जाती है। मैंने कलर वाला ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कलर वाला जो मैंने कल पढ़ाया है उससे पढ़ना। कलर दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हमें कैसे याद करना है, तरीका बताया है, तो उसको उस तरह से देख लेना, राइट। यहां से भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो बता देते कि मेनी ट्रैवलर लैंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द एक्वस सॉल्यूशन। Color of these ions is mainly because of the presence of F electrons. Neither lanthanum +3 nor lutetium +3 show any color, कल बताया था, but the rest of them do so. Gadolinium is also colorless, जैसा कल बताया था. However, the absorption bands are narrow because of the excitation within the F level. Not important. The lanthanoid ions other than F0
that is lanthanum plus 3 and cerium plus 3, and the F14 type, ytterbium plus 2 and lutetium plus 2 are all paramagnetic. All lanthanoids are paramagnetic. कलर वाला जो मैंने कल बताया था, कलर में हमने कल देखा था कि कलरलेस वाले कौन कौन से थे. कलरलेस में हमने देखा था, कलरलेस वाले पहला और आखिरी था, लैंथनम प्लस 3 एंड ल्यूटेटियम प्लस 3 कलरलेस था. फिर उसके बाद सीरियम प्लस 3 एंड वाइटर्बियम प्लस 3 भी कलरलेस था. देन बीच वाला गैडोलिनियम प्लस 3 भी कलरलेस था. बाकी सब कैसे थे? कलर्ड थे. और मैंने कल बताया था कि पेयर बना के कैसे याद करना है, उसके लिए तुम्हें निमोनिक्स नेम याद होने चाहिए. बात समझे क्या? फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक्सेप्ट व्हाट, दे आर सेइंग दैट लैंथनोइड्स अदर देन F0, मतलब लैंथनम एंड सीरियम प्लस 4 एंड F14, वाइटर्बियम एंड ल्यूटेटियम प्लस 3, ऑल आर पैरामैग्नेटिक. ऑब्वियस है. F0 में क्या है? देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. F14 में भी क्या है? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. समझे क्या? बाकी सबके सब क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे. एंड पैरामैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम इन नियोडाइमियम प्लस 3. चार्जेस की बात, लैंथनोइड आयंस की बात हो रही है, एटम्स की बात नहीं हो रही, लैंथनोइड आयंस की बात हो रही है. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द लैंथनोइड आयंस. फिर उसके बाद यहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, द आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ लैंथनोइड्स अराउंड 600 किलोजूल पर मोल एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज अराउंड 1200 किलोजूल पर मोल एंड इट इज कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम. ये मैंने कल पढ़ाया था कि आयनाइजेशन एनर्जीज रिजेंबल करते हैं किससे? आयनाइजेशन एनर्जीज रिजेंबल करते हैं कैल्शियम से. फिर ये बेकार है कि डिटेल डिस्कशन ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स दैट द एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी कंसिडरेशन appear to impart certain degree of stability to the empty half fill. ये सब not, this is important. ठीक है, right? Then this is indicated from the abnormally low value of, not important, इसको रीड कर लेना बस. अभी आगे आते हैं हम लोग. Now let us move on to, इसको रीड कर लेते हैं एक बार. Detailed discussion of the variation of the third ionization enthalpy indicates that the exchange of enthalpy consideration appear to impart a certain degree of stability to the empty half filled and completely filled F level. This is indicated from abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium. ये देख लो जरा, ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट है कि लैंथनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम, लैंथनम प्लस 3 क्या होता है? लैंथनम प्लस 3 होता है Xenon 4F0. यस. गैडोलिनियम प्लस 3 क्या होता है? Xenon 4F7. एंड ल्यूटेटियम प्लस 3 क्या होता है? Xenon 4F14. क्योंकि ये M प्लस 3, लैंथनम M प्लस 3, गैडोलिनियम M प्लस 3, ल्यूटेटियम M प्लस 3 हैज F0, F7 and F14. Therefore, lanthanum, gadolinium and lutetium have low third ionization energy values. बस इतना ध्यान रखो, इसमें बस यही बता रहे हैं. समझे क्या? जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. इसमें बस यही बताया जा रहा है कि भाई देखो, अ डिटेल डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स दैट exchange enthalpy considerations appear to impart certain degree of stability to the empty, मतलब 4F0, half filled मतलब 4F7 and completely filled मतलब 4F14 F level. This is indicated from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium. तो जो मैंने बताया कि third ionization enthalpy is low for lanthanum, gadolinium and lutetium because जब third ionization होगा तो third ionization टाइम पे ये half filled F0 मतलब नोबल गैस, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेट अटेन करेंगे. इस वजह से इनका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होता है? कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू अदर लैंथनोइड्स. ठीक है, बस इसमें इतना पढ़ना है. बाकी आयनाइजेशन फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 एंड IE2 सेम एज कैल्शियम, सेम एज व्हाट? सेम एज कैल्शियम. ठीक है, राइट. नाउ उसके बाद केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है. इन दर केमिकल बिहेवियर इन जनरल, द अर्लियर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव सिमिलर टू कैल्शियम, बट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम. मतलब क्या? अर्लियर मेंबर्स तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे सीने पर नदियां प्रेम की समाई हुई
गदगद तब दिल हो गया, अरे तुम ये भी लूटो, ये भी लूटो। तो यहां पे क्या बता रहे कि स्टार्टिंग के मेंबर्स, तो हम लोग अपने समझ के लिए ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्टिंग मेंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्टिंग के मेंबर्स दे रिजेंबल कैल्शियम, स्टार्टिंग के मेंबर्स दे रिजेंबल कैल्शियम in chemical properties, while remaining half members resemble aluminium, ये कहा जा रहा है resemble aluminium in chemical properties, chemical properties. This is what is being said over here, समझेगा, ये कहा जा रहा है इसमें, राइट। एंड हमें पता है कि ये जो है जो ई नॉट वैल्यूज है, मैंने कल बताया था ई नॉट रिडक्शन लाइज फ्रॉम -2.2 से -2.4, बस यूरोपियम का जो ई नॉट रिडक्शन है वो -2.0 है, तो वही चीज ये रिपीट हो गई यहाँ पे, ठीक है, राइट। दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी स्मॉल वेरिएशन। अब देखो जरा यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड, तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है। ये यहाँ पे देखो मैंने कल बताया था कि जो लैंथेनॉइड्स है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। सो लैंथेनॉइड को ऑक्सीजन में बर्न कर दोगे तो क्या आ जाएगा, M2O3 आ जाएगा। Ln इज अ सिंबल फॉर लैंथेनॉइड, Ln इज अ सिंबल फॉर लैंथेनॉइड, तो ऑक्सीजन में बर्न कर दोगे तो Ln2O3 आ जाएगा, मतलब M2O3 आ जाएगा, ठीक है। सल्फर के साथ रिएक्ट करा दोगे तो क्या आ जाएगा, Ln2S3 आ जाएगा, मतलब Ln2S3, लैंथेनम +3 सल्फर -2। नाइट्रोजन साथ रिएक्ट करा दोगे तो Ln आ जाएगा, मतलब Ln +3 N -3 नाइट्राइड। कार्बन साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या आएगा, LnC2 आएगा, समझेगा, LnC2। वाटर साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हैलोजन साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ट्राइहेलाइड बन जाएगा, क्योंकि इनका ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट इज, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। Ln क्या है, Ln +3 मतलब क्या है, यहाँ पे M +3 है, वेयर M बिलोंग्स टू व्हाट, सीरियम +3 टू ल्यूटेटियम +3, M +3 इज सीरियम +3 टू ल्यूटेटियम +3। देन एसिड साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, समझेगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज तुमको इतना ही पढ़ना है, ये पढ़ना है बस, बात समझेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ऑफ कोर्स अ स्मॉल वेरिएशन, द मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस। हाइड्रोजन साथ यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन वाला लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला नहीं लिखा है, ठीक है। तो metals combined with hydrogen when gently heated with the gas, the carbides Ln3C, Ln2C3 and LnC2 are also formed when the metals are heated with carbon। तो कार्बाइड्स में एक LnC2 है, साथ में कार्बन वाला थोड़ा सा अलग है। कार्बाइड्स में देयर इज Ln3C, Ln2C3 and LnC2, समझे क्या, व्हेन मेटल्स आर हीटेड विद कार्बन। एंड अगर लैंथेनॉइड को हीट किया हाइड्रोजन के साथ तो क्या आएगा, हाइड्राइड आएगा, LnH3, Ln +3 और H -1, LnH3 हाइड्राइड, ठीक है, राइट। दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, देखा डाइल्यूट एसिड क्या करना, हाइड्रोजन लिबरेट करने वाला है। दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, बर्न इन हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। They form oxides of the form M2O3 and hydroxide of the form MOH whole thrice, M2O3 and MOH whole thrice। पानी के साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करते हैं, ठीक है। The hydroxides are definite compounds, not just hydrated oxides. They are basic like alkaline earth metal oxide and hydroxide. The general reactions are shown over here, ठीक है। Then उसके बाद लैंथेनॉइड्स का यूज देख लो जरा। The best use is the production of alloy steels and plates and pipes। वेल नोन अलॉय इज मिश मेटल, ये देख लो मिश मेटल, ये पूछा गया है। वेल नोन अलॉय ऑफ लैंथेनॉइड इज मिश मेटल व्हिच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स 95% एंड आयरन 5% along with traces of carbon, sulfur, calcium and aluminum, ठीक है। Then a good amount of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, जो गोली होती है ना, shell and lighter plate, ये सब पढ़ लेना, right। Then they are also employed as catalyst। Some individual lanthanum oxides are used as phosphors in television screens and fluorescing surfaces। तो ये
मिश मेटल इंपॉर्टेंट है, फोकस किस में करना है, मिश मेटल पे करना है, आएगा तो मिश मेटल पूछा जाता है कि किस यूज में आता है मिश मेटल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया लैंथेनॉइड्स फ्रॉम एनसीईआरटी, गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट, जो कंपाउंड हमें यहां स्टार्ट करना था, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इसके रेफरेंस नोट्स में दे दूंगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, राइट। तो देखो जरा यहां पे हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, समझे क्या, राइट। तो अब ध्यान देना है यहां पे, ये हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का एप्लीकेशन आता है पी ब्लॉक में। अभी हमारा आईओसी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हमारा बस पी ब्लॉक बचा है, समझेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द आईओसी इज डन, समझेगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस बनते हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस होता है। तो पी ब्लॉक पढ़ने से पहले एक बार हम लोग फटाफट ये सारी चीजों को देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या, मतलब वाटर मॉलिक्यूल, water reacts with covalent compounds, water reacts with covalent compounds and breaks the bonds between covalent compounds। एकदम सिंपल टर्म्स बता रहा हूं मैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये एकदम सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अ कोवैलेंट कंपाउंड कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, a covalent compound can undergo hydrolysis if and only if, IFF मतलब if and only if one of the atoms in the molecule, in the covalent molecule has a vacant orbital, either vacant p orbital या vacant d orbital, p और d, p वैलेंस शेल का p या वैलेंस शेल का d, समझे क्या, राइट। सो therefore then what happens, water molecules attach themselves, to the covalent compounds by forming coordinate bond from oxygen का लोन पेयर इन वाटर टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो पहले क्या होगा इसमें,
जब हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे हाइड्रोलिसिस की बात करी थी कि एस ब्लॉक में हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, मतलब एक तरह से हमने वहां पे हाइड्रेशन की बात करी थी, है कि नहीं। वहां पे हाइड्रेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब मेटल्स की बात, जब हम लोग ग्रुप 1 की बात किया, ग्रुप 2 की बात किया, डी ब्लॉक की बात किया, तो वहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे मेटल्स की बात कर रहे थे, है कि नहीं। और जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर मेटल्स के कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, तो अगर आयनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस होना है या आयनिक कंपाउंड्स का हाइड्रेशन होना है, तो वहां पे हम लोग वहां पे वाटर का कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, हम लोग वहां पे वाटर का डाइपोल वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। करेक्ट, कि वाटर जो एक डाइपोल होता है, वाटर जो एक डाइपोल होता है उसका पास एक प्लस एंड होता है, एक माइनस एंड होता है, समझे क्या, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उसके पास एक एनायन है, एक कैटायन है, तो वाटर का डाइपोल अपना ऑपोजिट चार्ज आयंस की तरफ करेगा, जैसे कैटायन की तरफ अपना नेगेटिव चार्ज करेगा वाटर डाइपोल, और एनायन की तरफ अपना पॉजिटिव चार्ज करेगा, और अपने आप को क्या करेगा, ऐसे अटैच कर लेगा, किससे, आयनिक बॉन्ड से, समझे क्या, इस तरह से, राइट। ये ऐसा, ये अपने आप को ऐसे अटैच कर लेगा, ये ऐसे अपने आप को अटैच कर लेगा, और फिर कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऑपोजिटली चार्ज आयन से अटैच कर लेते हैं, और क्या करते हैं, पूरी ताकत लगा के इन आयंस को खींचते हैं, जैसा मैंने पढ़ाया तुमको एस ब्लॉक में, पूरी ताकत लगा खींचते हैं। और जब ये पूरी ताकत लगा के खींचते हैं तो इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड टूट जाता है और Na+ अलग हो जाता है, मतलब कैटायन अलग हो जाता है, एनायन अलग हो जाता है। कैटायन अपना सराउंड हो गया पानी से, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, कैटायन को सराउंड कर लिया, ऐसे कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, उन्होंने कैटायंस को सराउंड कर लिया इस तरह से, है कि नहीं, राइट। और उसी तरह कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, उन्होंने एनायन को सराउंड कर लिया। अभी तुम्हें पता है कैसे सराउंड किया है, एनायन की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा वाटर डाइपोल का, और कैटायन की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा वाटर डाइपोल का, और हम क्या कह देते हैं कि भैया ये क्या हो गया, ये हाइड्रोलाइज हो गया या हाइड्रेटेड हो गया, इस तरह से, प्लस एंड हाइड्रेटेड Cl-, ठीक है। इस तरह से हमने बात करा था हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में। मगर जब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हम जानते हैं वो कैसे, आयनिक तो नहीं होते हैं, कह रहे ना, वो जनरली कैसे होते हैं, वो या तो पोलर होंगे या तो नॉन पोलर होंगे, है कि नहीं, राइट। तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपने आप को उतना अच्छे से अटैच नहीं कर पाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल इन केसेस में क्या करता है, इन केसेस में वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड्स में किसी भी एक आटम में वेकेंट ऑर्बिटल ढूंढता है। जैसे फॉर एग्जांपल if I talk about hydrolysis of सपोज करो SiCl4, समझेगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4, अगर मैं SiCl4 के हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा, राइट, तो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस किस तरह से होगा, अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वाटर कैसे हाइड्रोलिसिस करता है। इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ SiCl4, तो SiCl4 का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कैसा है, टेट्राहेड्रल है विद sp3 सिलिकॉन है, राइट। इसमें सिलिकॉन कैसा है, sp3 है, एंड सिलिकॉन जो है दिस इज 3s 3p 3s2 3p2 होता है सिलिकॉन, एंड इसका D जो है कैसा है, पूरा खाली है, D पूरा खाली है। और ये क्या होगा, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन s में है, ये एक्साइट होके कहां चला जाएगा, ये एक्साइट होके p में चला जाएगा, समझेगा। और इसका 3D कैसा है, पूरा खाली है, D इज वेकेंट, और ये जो है क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो यहां पे सेंट्रल एटम पास क्या है, सेंट्रल एटम पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, यहां पर सेंट्रल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम हैज व्हाट, वेकेंट ऑर्बिटल, गेटिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ये अपने आप को अटैच करेगा विद दिस वेकेंट 3D ऑर्बिटल, ऐसे किसी भी एक में अपने आप को आके ऐसे अटैच कर लेगा बाय डोनेटिंग वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही इसने अपने आप को आके अटैच किया
तो वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आने लगेगा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज आने लगेगा, मगर ऑक्सीजन जब प्लस चार्ज को टॉलरेट नहीं कर सकता है, गेटिंग, तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्योंकि प्लस चार्ज को टॉलरेट नहीं कर सकता है, गेटिंग ना, तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आने लगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इसमें जो टर्मिनल एटम्स लगे हुए हैं उनमें से एक टर्मिनल एटम निकल के चला जाएगा, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा ना, गेटिंग ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Si, ये 3Cl और ये एक OH और प्लस क्या, प्लस ये HCl, समझेगा। उसी तरह से ऐसे अभी क्या करो, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और डाल दो, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और डाल दो तो क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, Si, OH, OH, OH एंड OH, समझे क्या, प्लस क्या, टोटल कितना हो गया, टोटल कितने आ गया, 4 HCl आ गया, समझे क्या, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, समझे क्या, इस तरह से होता है, करेक्ट। नाउ तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जनरली जो है, जनरली सेंट्रल एटम, अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव has a vacant orbital, समझे क्या, therefore so या फिर मैं इसको ऐसे नहीं लिख पाता हूं, मैं इसको ऐसे बता देता हूं कि सेंट्रल एटम का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे बताते हैं कि जनरली द मोर जैसे जनरली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम in a covalent compound has one or more vacant orbitals, समझेगा, have one or more vacant orbitals, इस वजह से therefore प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट इस वजह से द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और more electropositive atom in a compound interacts with water and forms and the final product shows more electropositive non-metal atom OH bond, फाइनल प्रोडक्ट में
फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल एटम OH बॉन्ड होगा, समझे क्या, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H बॉन्ड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल यही देख लो जरा, यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिलिकॉन है उसके पास जनरली वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वाटर जो है जनरली क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ही इंटरेक्ट करता है, गेटिंग, उसके साथ इंटरेक्ट किया, जब उसके साथ इंटरेक्ट किया तो इसने वाटर ने अपना H के बॉन्ड पेयर को खींच लिया। तो सिलिकॉन के साथ जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, पूरे कोवलेंट कंपाउंड में जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, वाटर का OH उसके साथ जाके बॉन्ड होता है, समझा क्या, क्योंकि OH आ रहा है तो टर्मिनल एटम जो कि जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो निकल जाता है, और वाटर का एक H+ निकला, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कैसे निकला, एनायन के फॉर्म में निकला ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एनायन और वाटर का H+ दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, कौन सा, HCl, समझे क्या। तो हाइड्रोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें जनरली मैं कह रहा हूं, उसमें जनरली जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला नॉन मेटल होता है उसके साथ OH बॉन्ड्स होते हैं, एंड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है उसके साथ हाइड्रोजन एसोसिएटेड रहता है, समझे क्या। तो वही मैंने कहा कि जनरली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हैज गॉट वन और मोर वेकेंट ऑर्बिटल, और तब जाके ये ऐसा होगा। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है ना, राइट। बट if only one atom has vacant orbital, but if only, ये ऐसे कह दो, more electronegative, but if only more electronegative atom has vacant orbital and electropositive non-metal atom has no vacant orbital, then what will happen? Then what is going to happen? ये ऐसे नहीं लिखते हैं, अगर सिर्फ एक ही के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ऐसे बोलते हैं, देन H2O interacts with that atom only, समझे क्या। बेसिकली यहां पे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि पहला वाला पॉइंट जो मैंने लिखा, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन बोथ electropositive and electronegative non-metal atoms have vacant orbital, जब दोनों के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा तब वाटर मॉलिक्यूल जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, एंड फाइनल प्रोडक्ट शोज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल
OH बॉन्ड एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल H बॉन्ड, ये कहा जा रहा है। बट अगर दोनों में से सिर्फ एक के पास ही क्या है, सिर्फ ओनली वन एटम, व्हेन ओनली वन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हेन ओनली वन एटम हैज वेकेंट ऑर्बिटल देन H2O इंटरैक्ट्स विद दैट पर्टिकुलर एटम ओनली। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आई होप सो मेरी बात क्लियर हुई होगी। जब कोवलेंट कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम में जितने भी हैं सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो H2O क्या करेगा, उसमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझे क्या, सॉरी, उसमें से जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इंटरैक्ट करेगा पानी के साथ। बात समझे क्या? अदरवाइज अगर सिर्फ एक के पास ही क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, देन जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है सिर्फ वही इंटरैक्ट करेगा पानी के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3। NCl3 का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NCl3 वी नो। इस NCl3 में क्या है, इस NCl3 में नाइट्रोजन के पास नो वेकेंट ऑर्बिटल, बिकॉज नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड मेंबर्स के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। नो वेकेंट ऑर्बिटल मतलब ग्रुप 15, 16, 17 के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता सेकेंड पीरियड के, अगर तो इट हैज गॉट नो वेकेंट ऑर्बिटल, करेक्ट ना, बिकॉज नाइट्रोजन इज 2s2 2p3, D2D है नहीं। मगर क्लोरीन के पास जो है क्या है, इट हैज वेकेंट 3D, इसके पास 3D ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, करेक्ट ना। तो इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे इंटरैक्ट करेगा, वो अपना लोन पेयर देगा किसको, वो अपना लोन पेयर देने वाला है किसको, वो अपना लोन पेयर देगा क्लोरीन, ठीक है। तो अगर अपना लोन पेयर से क्लोरीन को दिया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आने लगेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, गेटिंग ना, यहां से निकल जाएगा क्या, H, हाँ सही तो मैं बता रहा था, यहां से जो है, यहां से ऐसे खींचा जाएगा, यहां से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, समझे क्या। और यहां पर जो है ये इधर पे क्लोरीन नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन क्लोरीन का ईएन वैल्यू लगभग सेम होता है, तो यहां पे नाइट्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने वाला है, समझे क्या। तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगा, यहां पे हमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देने वाला है, यहां पे हमको ये ऐसा दिखाई देने वाला है, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये H और ये N-, ये H+, तो ये आपस में आएंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ये H, ये Cl और ये Cl प्लस साथ में क्या, HOCl। तो अभी इसके ऊपर हमने क्या किया, वापस से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और डाल दिए, तो ये फाइनली क्या देगा, ये फाइनली क्या देगा, इसके ऊपर हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, और डाल दिए, तो ये तो क्या होगा, ये दोनों निकल जाएंगे और इनकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, मतलब ये दोनों क्लोरीन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है ना पानी, तो क्लोरीन OH के साथ आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, वो H के साथ आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या दिखाई देगा हमको, फाइनल प्रोडक्ट में हमको दिखाई देगा अमोनिया प्लस 3 टाइम्स ऑफ HOCl, समझ गया। तो मेरी बात समझ में आएगी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है वो तो तुम्हें समझ में आ गया, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, तो वो अपना लोन पेयर जनरली उसको देता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, अपने आप को अटैच कर लेगा, गेटिंग ना, और फिर अपना H रिमूव कर देगा और अटैच हो जाएगा। तो जनरली मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, जनरली मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि कोवलेंट कंपाउंड में देयर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल एटम एंड देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एटम। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल दोनों एटम्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वाटर मॉलिक्यूल किसको अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को अटैच करेगा उससे जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, समझे क्या, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच नहीं करेगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इन द कंपाउंड इंटरैक्ट्स विद वाटर एंड द फाइनल प्रोडक्ट शोज व्हाट,
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल एटम वाला OH बॉन्ड एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एटम साथ हाइड्रोजन। बट अगर कोवेलेंट कंपाउंड में सिर्फ एक ही एटम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, फिर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, हमको उससे मतलब नहीं है। तो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ उसी के साथ इंटरैक्ट करेगा और किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3, तो NCl3 के हाइड्रोलिसिस क्या देखा हमने, नाइट्रोजन पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। बिकॉज क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन होता है 3s2 3p5 एंड 3d0। क्लोरीन पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, जो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल ने क्लोरीन के ऊपर अटैक किया और अपने आप को अटैच किया, समझे क्या, क्लोरीन से अटैच किया और इसने अपने एक H को रिमूव किया। सिमिलरली नाइट्रोजन ने, क्योंकि वाटर आ गया तो नाइट्रोजन इतना भारी वेट नहीं झेल पाएगा तो क्लोरीन को रिमूव कर देगा, तो ये H चला जाएगा नाइट्रोजन पास और क्लोरीन के साथ OH आ जाएगा। तो जिसके साथ जिसपे वाटर अटैक कर रहा है वो OH के साथ एसोसिएटेड रहेगा एंड जिसपे वाटर अटैक नहीं कर रहा है वो H के साथ एसोसिएटेड रहेगा फाइनल प्रोडक्ट में। एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है इसको समझने का, ठीक है। एंड देन लास्ट अगर if none of the atoms in the covalent compound have vacant orbital, then hydrolysis is not possible. Then hydrolysis is not possible at all. जैसे एग्जाम्पल जैसे NF3 में दो एटम है हमारे पास, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। नाइदर नाइट्रोजन nor fluorine have vacant orbital. Neither nitrogen nor fluorine have vacant orbital. Therefore, water molecule cannot attach itself. So, no hydrolysis of NF3। समझे क्या? अभी एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं। ये पहला पॉइंट था, उसके बाद ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अच्छा, पहले वाले पॉइंट में जो मैंने बताया कि यहां पे पहले वाले पॉइंट में जो मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवेलेंट कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों लगे हुए हैं, है ना, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा, है कि नहीं, राइट। तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को आके अटैच करके किससे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के वेकेंट ऑर्बिटल से, समझे क्या। एंड जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसमें क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट विल हैव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल के साथ OH बॉन्ड होगा एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एटम साथ क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, समझे क्या, राइट। तो जनरली इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, इसमें डज नॉट इंक्लूड्स ऑक्सीजन इंक्लूडेड नहीं होता है, बात समझेगा। दिस डज नॉट इंक्लूड व्हाट, ऑक्सीजन, समझेगा। अभी एग्जाम्पल लिखा जाएगा, वो समझ में आएगा चीजें, ठीक। फिर इसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 था, दिस इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टेन
certain covalent compounds, there are certain covalent compounds which have vacant orbitals, either in central atom, or terminal atoms. Still do not show hydrolysis. क्यों? Because of steric hindrance, because of small size of central atom and already attached large terminal atoms result in a lot of steric hindrance, to the incoming water molecule. इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल को बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस देते हैं, जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 4 में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल जैसे CCl4 नो हाइड्रोलिसिस, ऑल्दो डिस्पाइट CCl4 में कार्बन पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मगर Cl के पास तो है ना वेकेंट ऑर्बिटल. डिस्पाइट Cl हैज वेकेंट ऑर्बिटल, मगर फिर भी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. समझेगा? उसी तरह से जैसे SF6 CCl4 का देयर इज नो हाइड्रोलिसिस. CCl4 shows no hydrolysis. समझ गए? उसी तरह से सिमिलरली SF6, what? SF6 का भी नो हाइड्रोलिसिस. SF6 का भी नो हाइड्रोलिसिस. इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है. ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. समझेगा? नो हाइड्रोलिसिस बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग. ड्यू टू व्हाट? स्टेरिक क्राउडिंग. समझेगा? राइट. क्योंकि सल्फर जो है कैसा है, सल्फर यहां पे सल्फर इज ऑलरेडी sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड. सल्फर इज ऑलरेडी व्हाट? sp3d2. अभी 2 d ऑर्बिटल ऑलरेडी इन्वॉल्व है. गेटिंग ना? उसमें ऑलरेडी फ्लोरीन का कैसा है, भीड़ लगी पड़ी है. गेटिंग ना? और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल और आ जाएगा, तो बहुत सारा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा. इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहां पे अटैक नहीं कर पा रहा है, कंफर्टेबल नहीं है यहां पे अटैक करने के लिए. समझेगा? राइट. तो ये सारी चीजें हैं. बात समझ में आ गई? राइट.
तो चलो हम लोग यहां पे आते हैं। अच्छा हाँ, दूसरी चीज देन फिफ्थ पॉइंट, इफ अ कोवलेंट कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, इफ अ कोवलेंट कंपाउंड, पॉइंट नंबर 5, हैज per oxide linkage, if a covalent compound has per oxide linkage, then one of the hydrolysis product will be, अगर कोवलेंट कंपाउंड के पास पर ऑक्साइड लिंकेज है तो वन ऑफ द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट विल बी H2O2, नो डाउट इन दिस। बात समझेगा, राइट? सो लेट अस सी कि क्या लिखा है इसमें। तो देखो जरा यहां पे क्या कहा जा रहा है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, उनको लिख लो जल्दी से, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं एक बार। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि what is being said कि hydrolysis of covalent compounds, it is a Lewis acid base reaction. Lewis acid जिसके पास vacant orbital है, Lewis base water, in which water molecule acts as a Lewis base. The substance acts as a Lewis, मतलब covalent compound acts as a Lewis what? It acts as a Lewis acid. समझे क्या? Substance acts as a Lewis acid. No doubt on this. अभी जैसे मैंने बताया CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है, मैंने एग्जांपल लिख के बताया, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी बताया। SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, समझेगा, राइट? जबकि TeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, TeF6 का हाइड्रोलिसिस जो है हो जाता है। SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, जबकि स्टेरिक क्राउडिंग, जबकि उसी ग्रुप में वी हैव व्हाट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है मगर TeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि टेलुरियम जो है इट हैज अ लार्ज साइज देन सल्फर, समझेगा? इसका सल्फर के मुकाबले साइज कैसा बड़ा है, इस वजह से स्टेरिक क्राउडिंग क्या है TeF6 में, therefore लेस स्टेरिक क्राउडिंग इन व्हाट? TeF6। इस वजह से TeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं बताता हूं अभी, ठीक है? फिर NF3 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? नहीं होगा। NCl3 का हाइड्रोलिसिस क्या होगा? हो जाएगा, ठीक है? नाउ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या है? क्या कंसेप्ट बता रहे हैं इसमें कंसेप्ट जो बता रहे हैं वही जो मैंने बताया, मैंने 5 पॉइंट जो बताया उसी में से एक पॉइंट है ये। मैंने जो 5 पॉइंट बताया उसको ध्यान से देख लो। नाउ जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द कंपाउंड फॉर्म्स बॉन्ड विद OH ऑफ वाटर, समझे क्या? तो ये पहला पॉइंट है जो मैंने बताया कि अगर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। तो वाटर के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? वाटर के साथ बॉन्ड वो बनाएगा जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वाटर किसको अटैक करेगा? जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वाटर उसको अटैक करेगा, समझेगा? इस वजह से फाइनल प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रोडक्ट और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इज नॉन मेटल प्लस O प्लस H, मतलब एक प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑक्सी एसिड आएगा। ये नॉन मेटल किसका होगा? जो कि क्या है? जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये वो वाला नॉन मेटल होगा। मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी ऑक्सी एसिड फॉर श्योर, समझेगा, राइट? तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे कुछ प्रीलिमिनरी एग्जांपल्स दिए गए, मतलब एग्जांपल्स नहीं, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स दिए गए जिसको हमें फॉलो करना है हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल करते टाइम। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? बोरॉन है। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? बोरॉन है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या? बोरॉन है, जिसके पास मतलब ये क्या लिखें? ये क्या लिखें? ये जो आयंस लिखेंगे तुमको, ये एरे गैरे आयंस नहीं है। ये कौन से आयंस हैं? दे आर द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल्स with
vacant orbitals in covalent compound. अगर कोवलेंट कंपाउंड में ये सब के सब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, तो ये सब के सब क्या करेंगे, ये सब के सब क्या करेंगे, ये सब के सब क्या करेंगे, दे विल इंटरैक्ट विद वाटर, दे विल इंटरैक्ट विद वाटर and form non-metal OH bond. More electropositive non-metal, more electropositive non-metal OH bond plus क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा, नॉन मेटल के साथ H बॉन्ड, समझ गया। तो ये जो पूरा लिस्ट है ये अभी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव OH बॉन्ड के बारे में बता रहे। तो अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कोवलेंट कंपाउंड में क्या बोरॉन है, तो वो क्या करेगा, H3PO3 बनाएगा। H3PO3 क्या, H3PO3 क्या, बोरॉन है, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, बोरॉन के साथ क्या होगा, ये होगा इस तरह से, समझेगा। कार्बन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है CO2 के लिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर CO2। CO2 प्लस वाटर क्या होता है, H2CO3 होता है। अगर नाइट्रोजन है, इफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, गेटिंग ना, जिसमें नाइट्रोजन किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से वेकेंट ऑर्बिटल दे देता है, तो अगर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो क्या करेगा, वो HNO2 बनाएगा, क्योंकि HNO2 में नाइट्रोजन कैसा होता है, +3 होता है। अगर नाइट्रोजन +5 में है एज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो क्या करेगा, HNO3 बनाएगा, समझे क्या। HNO2 कैसा रहेगा, HNO2 डबल बॉन्ड OH एंड OH, नाइट्रोजन +3। अगर नाइट्रोजन +5 है एज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो फिर वो क्या करेगा, सॉरी HNO2 जो है वो ऐसा रहेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH एंड ये ऐसा, नाइट्रोजन +3। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या नाइट्रोजन है तो फिर वो HNO2 बनाएगा, नाइट्रोजन +3 तो ये HNO2 बनाएगा। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाइट्रोजन +5 है तो फिर वो वाटर साथ इंटरैक्ट करेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से उसके पास कुछ ना कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स हो गए हैं, गेटिंग ना, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पानी साथ इंटरैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, अब ये बस समझने के लिए है तुम्हारे लिए, ये सारी चीज अब समझने के लिए है। तो ये पानी साथ इंटरैक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ये पानी साथ इंटरैक्ट करेगा और HNO3 बनाएगा। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाइट्रोजन +4 है तो ये पानी साथ इंटरैक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे क्या, राइट। उसी तरह अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव फास्फोरस +3 स्टेट में तो क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। H3PO3 हमें पता है, H3PO3 फास्फोरस क्या होता है, +3 होता है। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में फास्फोरस +5 है तो क्या बनाएगा, H3PO4 बनाएगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में फास्फोरस +5 तो क्या बनाएगा, H3PO4 बनाएगा। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में फास्फोरस Px है, P+X है, सच दैट X जो है फास्फोरस करके है P+X है, सच दैट X जो है मोर देन 3 एंड लेस देन 5, इसके बीच में कोई सा भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये P+X अगर ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये पानी साथ इंटरैक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा, ये देगा मिक्सचर ऑफ H3PO3 प्लस H3PO4, समझेगा। एक में फास्फोरस +3, एक में फास्फोरस कैसा +5। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सल्फर है जिसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो पानी से इंटरैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वो बनाएगा H2SO3। H2SO3 का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो H2SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा होता है H2SO3। यहां पे सल्फर क्या होता है, +4 होता है। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सल्फर +6 है, SF6 वाला सल्फर नहीं कोई और, अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सल्फर +6 है,
गेटिंग ना? हम लोग ऐसे एग्जांपल देखेंगे। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सल्फर +6 है तो फिर वो वाटर साथ इंटरेक्ट करेगा और क्या बनाएगा? पानी साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा? वो सल्फर +6 है, पानी साथ इंटरेक्ट कर लेगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल साथ इंटरेक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा? वो देगा H2SO4। H2SO4 में सल्फर का मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, डबल बॉन्ड OH, H2SO4 है ना, तो ये क्या होगा? ये होगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O है OH, ऐसा, समझेंगे? राइट, तो ये बेसिक रूल्स है। अगर सल्फर +5 है मतलब +4 +6 के बीच में कोई सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब बेसिकली हम लोग इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि सल्फर जो है, जैसे फास्फोरस को लिखा हमने, अगर सल्फर यहां पर सल्फर +X है सच दैट X जो है मोर देन 4 लेस देन 6, बीच में कोई सा भी फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो फिर वो पानी साथ इंटरेक्ट करके क्या देगा? H2SO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर देगा। बात समझेगा? राइट, देन उसके बाद तो ये जो मैंने लिस्ट बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी लिस्ट के बेसिस पे हमारे पास आगे कुछ मैंने 50-60 एग्जांपल्स हैं, इसी लिस्ट के बेसिस पे उसके सारे प्रोडक्ट डिसाइड होंगे, समझे क्या? अगर हमारे पास नेक्स्ट उसी तरह से अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लोरीन +1 है तो क्लोरीन +1 पानी साथ इंटरेक्ट करेगा, क्या बनाएगा? HOCl बनाएगा, क्लोरीन +1। अगर क्लोरीन +3 है तो पानी साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा? क्लोरीन +3 तो पानी साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा? वो इट विल फॉर्म क्लोरस एसिड, दैट मींस HClO2, इट विल फॉर्म क्लोरस एसिड, समझे क्या? अगर हमारे पास क्लोरीन का कोई एक ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है +X सच दैट कोई सा भी फ्रैक्शनल या 2 भी हो सकता है, सच दैट X जो है 1 और 3 के बीच में है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये पानी साथ इंटरेक्ट करके क्या देगा? ये देगा HOCl + HClO, समझे क्या? उसी तरह से अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्लोरीन +5 है, करेंगे ना, जैसे लिखा है ना, जैसे अगर क्लोरीन +1 है तो HOCl आएगा, क्लोरीन +3 है तो HClO2 आएगा। अगर क्लोरीन +2 है मतलब विच इज इन बिटवीन +1 एंड +3, तो क्या देगा? वो इन दोनों का मिक्सचर देगा। ये मतलब हुआ ब्रैकेट का, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये मतलब हुआ। अगर क्लोरीन +2 है तो +2 वाला क्लोरीन क्या देगा? इन दोनों का मिक्सचर देगा, हाइड्रोलिसिस पे OH के साथ अटैच हो जाएगा, इस तरह से दोनों का मिक्सचर देगा, ठीक है? अगर हमारे पास क्या है? क्लोरीन +5 है, तो क्लोरीन +5 और वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो पानी साथ इंटरेक्ट करके क्या देगा? क्लोरीन +5 इट विल इंटरेक्ट विद वाटर एंड इट विल फाइनली गिव व्हाट? इट विल फाइनली गिव HClO3, समझे क्या? इस तरह से, लाइक दिस, इट विल गिव HClO3, समझे क्या? क्योंकि यहां पे भी क्लोरीन क्या होता है? +5 होता है। अगर क्लोरीन +3 और +5 के बीच में है, अगर +3 और +5 के बीच में है मतलब +4 है, तो फिर क्लोरीन +4, जैसे क्लोरीन +2 था, उसका अगर पानी साथ इंटरेक्शन हुआ मतलब ये पानी आके इससे इंटरेक्ट किया, तो ये क्या दे रहा था? ये दे रहा था HOCl + HClO2, समझे क्या? क्लोरीन अगर +3 और +5 के बीच का है मतलब +4 है, तो +3, देखो मैं ऐसे बताता हूं, जैसे हमने देखा यहां पे क्लोरीन अगर +1 है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंटरेक्टिंग विद वाटर, यहां पे क्या लिखा हमने? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाटर इंटरैक्ट्स, समझे क्या? तो क्लोरीन प्लस क्या देगा? ये देगा HOCl। क्लोरीन +3 है तो ये क्या देगा? HClO2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर रहेगा, HOCl देगा ये, दिस विल गिव HOCl। ये क्लोरीन +1 हाइपोक्लोरस एसिड, समझे क्या? क्लोरीन +3 है तो क्या देगा? ये देगा HClO2, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा? ये ऐसे, और ये 2 लोन पेयर, मतलब क्या? HClO2। यहां पे क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन यहां पे +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कैसा रहेगा? रिटेन रहेगा। ऑक्सी एसिड ही आ रहा है ना,
हमने वही देखा ना, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो OH के साथ बॉन्ड बनाएगा और वो ऑक्सी एसिड फॉर्म करेगा। तो क्लोरीन प्लस 3 को ऑक्सी एसिड क्या है, ClO2 है। क्लोरीन प्लस 1 को ऑक्सी एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड क्या है, HOCl है। ऑन द अदर हैंड अगर क्लोरीन प्लस 2 है, इन दोनों के बीच का है, अगर क्लोरीन जो है प्लस 2 है, इन दोनों के बीच का है, तो क्लोरीन प्लस 2 क्या करेगा, पानी के साथ इंटरेक्ट करके इट विल गिव अ मिक्सचर ऑफ HClO प्लस HClO2, ये कहा जा रहा है। उसी तरह अगर क्लोरीन प्लस 5 है, क्लोरीन प्लस 5 है, तो क्लोरीन प्लस 5 को ऑक्सी एसिड क्या होता है, HClO3 होता है। समझे क्या, लाइक दिस एंड लाइक दिस, HClO3 मतलब क्या, HClO3। यहां पे क्लोरीन क्या है, प्लस 5 है। ऑन दी अदर हैंड अगर क्लोरीन जो है प्लस 4 है, अगर क्लोरीन जो है क्या है, प्लस 4 है, Cl प्लस 4, प्लस 4 क्या है, प्लस 3 प्लस 5 का क्या एवरेज है ना, मतलब प्लस 4 इज 3 और 5 के बीच में है, 2 जो है 1 और 3 के बीच में है। तो अगर क्लोरीन प्लस 4 है तो क्लोरीन प्लस 4 क्या देगा, 3 और 5 के प्रोडक्ट का मिक्सचर देगा। गेटिंग ना, मतलब क्या देगा ये, HClO2 प्लस HClO3 देगा। एंड देन उसी तरह अगर क्लोरीन प्लस 7 है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या देगा, HClO4 देगा। मतलब क्या, पर क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड है, समझेगा, तो ये क्या देगा, ये HClO4 देगा। ये सबके नाम में कई बार बता चुका हूं, ये ऐसे, मतलब ये क्या है, दिस इज HClO4 और HClO4 में क्लोरीन कैसा है, प्लस 7, समझेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर क्लोरीन का किसी कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्लोरीन पड़ा हुआ है और वो प्लस 6 स्टेट में है, मतलब 6 जो है 5 और 7 के बीच में है, तो क्लोरीन प्लस 6 पानी के साथ कंबाइन होकर क्या देगा, इट विल गिव अ मिक्सचर ऑफ HClO3 एंड HClO4, ये कहा जा रहा है। तो ये सारी लिस्ट अभी जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में, समझेगा। तो ये कहा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ अ कंपाउंड हैज परऑक्सी लिंकेज देन इट गिव्स अ पेरेंट इक एसिड एंड H2O2 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वही मैंने बताया कि अगर किसी कंपाउंड पास परऑक्सी लिंकेज है तो वो एक तो इक एसिड देगा, पेरेंट इक एसिड देगा, एंड देन H2O2 भी आएगा साथ में। बात समझे क्या, राइट। तो ये हो गया। कल वाले क्लास में हम लोग कुछ ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या बनता है, समझे क्या, राइट। जल्दी हो जाए, कल की क्लास में एग्जांपल्स हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।